अपने पास है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, इधर ध्यान दे बच्चा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोगों ने जो है कौन सा फेज स्टार्ट कर दिया था? एम फेज स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहां एम फेज को कौन से फेज से बताया था आपको? माइटोसिस फेज। वैसे एम का मतलब माइटोसिस भी होता है और मेयोसिस भी होता है, लेकिन मेयोसिस अपन बाद में पढ़ेंगे जब हमारी बात जर्म सेल या फिर सेक्स सेल की होगी, तब पढ़ेंगे। फिलहाल क्या पढ़ेंगे बच्चा हम लोग? माइटोसिस। अब हमने पूरे इस माइटोसिस के एम फेज को, जो एम फेज अपना, इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया था बच्चा? पहला हिस्सा कौन सा था? कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हिस्सा था अपने पास बिल्कुल साइटोकाइनेसिस। चलिए वेरी गुड। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्दर कितने फेजेस थे अपने पास? 4 फेजेस थे। द वेरी फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। प्रोफेज के कितने फर्दर फेजेस थे? 2, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड कौन सा था अपने पास? बताओ। बिल्कुल मेटाफेज। इसका ट्रिक क्या याद था? पापा मम्मी आए, भूल गए? आए तुम्हारे पास। प्रोफेज मेटाफेज, आयना नहीं होता, एना होता है, एनाफेज। चौथा टीलोफेज। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अपने पास क्या है? साइटोकाइनेसिस फिर फर्दर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एनिमल सेल में एक अलग तरीके से होता है और प्लांट के सेल में अलग तरीके से होता है। ठीक है बच्चा, सारी बातें हमारी पहले भी हो रखी थी। एनिमल सेल में किस तरीके से होता है? सेल फोरो, ये बार बार लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और प्लांट सेल में सेल प्लेट। याद है? क्योंकि एनिमल सेल कैसा होता था? सॉफ्ट। किससे बना होता था? बिल्कुल, वेरी गुड, प्रोटीन एंड लिपिड। सेल प्लेट क्यों होता था? क्योंकि इसके पास क्या है? हार्ड। और हार्ड होने का रीजन सेल्यूलोज, जो कि क्या बनाता था? सेल का वॉल, है ना? क्या ये पूरी बातें हो गई थी हमारी ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में? बताओ बच्चा, ये डन एंड डस्टेड वाला पार्ट। गुड। उसके बाद इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट था अपने पास एम फेज का। एम फेज के अंदर प्रोफेज, जिसको कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए एक बार बताइए सारे बच्चे, प्रोफेज में कौन कौन सी बातें करी थी हमने? बताओ सारे बच्चे, चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, क्या डिस्कस किया था इसके अंदर? प्रोफेज 2 प्रकार का था, एक अर्ली प्रोफेज था, लेट प्रोफेज था। उसके बाद अपने पास तीसरा क्या किया था? मेटाफेज। और चौथे को अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कांड हुआ था। सबसे पहले फेज में हुआ था बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था अपना, वो धीरे धीरे से, पहले तो ठीक ठाक था, काम चलाऊ था, पहले टूटना तो लगभग वहीं से स्टार्ट हो गया था। और अंदर जो क्रोमोसोम थे वो क्या थे? कंडेंस थे। क्रोमोसोम क्या थे? अंदर कंडेंस थे और बिखरे हुए थे, ऐसे कंडेंस क्रोमोसोम थे और बिखरे हुए थे। लेकिन कंडेंसेशन अभी चल रही थी इनकी। जब और कंडेंस हो गया तब ये क्रोमैटिन का रूप धारण कर लेता है। प्रोफेज के लेट स्टेज में वही कंडेंसेशन किसका रूप धारण कर लेगा? क्रोमैटिन का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रोमोसोम क्रोमैटिन कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये सिर्फ डीएनए के कंडेंस्ड पार्ट है, डीएनए का गुच्छा है, डीएनए की उलझन है, या फिर डीएनए का एक कह सकते हो कलेक्शन है। डीएनए का एक जगह पे होना ही बस हमारा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम है। बताया था मैंने आपको। इसके बाद जब तुम अगले फेज में पहुंचोगे तो अगला फेज तुम समझ ही गए होगे। अपने पास ये क्रोमैटिन तो रहेगा, सॉरी क्रोमैटिन, आई एम सॉरी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा हो चुका होगा? डिसइंटीग्रेट। अब डिसइंटीग्रेट अगर हो जाएगा तो बताओ क्या क्या चेंजेस दिखेंगे तुम्हें? क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा कि अंदर के क्रोमोसोम्स हैं थोड़े और अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। हाँ, मैं इसको यहां पे 2 कलर से दिखा देता हूं, एक ये येलो वाला पार्ट और एक पर्पल दिया था ना कल अपने, पर्पल पार्ट से ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब ये क्रोमैटिन वाले कंडीशन में आ चुके हैं। अंतर क्या हुआ दोनों फेज में कि बस यहां से यहां जब तुम गए तो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट यहां से होता है, लेकिन अब जो दिखता है ना प्रॉपर्ली, वो हमने शायद कल आपको यहीं से दिखा दिया था। आप वहां से भी दिखा सकते हो, आप यहां भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरे यहां ये समझाने का मतलब है जब ट्रांजिशन होगा तो कंप्लीटली यहीं से होगा, मतलब यहां दिख जाएगा, लेकिन शुरुआत जो होती है इसकी यहीं से हो जाती है। एस फेज में डीएनए क्या हो चुका होगा अपना? एस फेज में क्या बताया था? एस फेज में क्या बताया था? डीएनए क्या हो चुका होगा? रेप्लिकेट हो चुका होगा। लेकिन डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ एक कांड और चल रहा था, वो था अपने पास सेंट्रियोल। पहले तो सेंट्रियोल क्या होंगे? पास पास ही होंगे लगभग लगभग। फिर थोड़े टाइम के बाद जब लेट प्रोफेज में जाओगे तो थोड़े से क्या हो जाएंगे ये लोग? दूर हो जाएंगे, और हल्का हल्का इसके अंदर हल्का हल्का फाइबर बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बताया था।
फिर हम कौन से फेज में आ जाते हैं? मेटाफेज में। अब मेटाफेज में आते ही अपना जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन है, वो प्रॉपर क्रोमोसोम का शेप धारण कर लेता है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली क्या हो चुका होता है? डिसॉल्व। अब तुम्हारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई भी शब्द नहीं बचा और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बचा होता है। यहाँ पे एक और कांड होता है, जितने भी हमारे मेजर ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे गोल्जी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जितने भी मेजर ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब क्या हो चुके होते हैं? डिसअपियर, खत्म हो चुके होते हैं, दिखते नहीं अपने को, है ना। फिर एंड में जाके जब रीगेन करोगे तो उस टाइम में फिर क्या हो जाएंगे? वो लोग दिख जाएंगे। बहुत डिटेल कर बातें कर ली थी हमने। अब यहाँ क्या होगा? अपने पास सेंटर, वो सेंट्रोमियर है, एक क्रोमोसोम इस तरीके से, दूसरा क्रोमोसोम अपने पास इस तरीके से। अपने पास जो है दो क्रोमोसोम एक प्लेट पर और एक ही सेम एक्सिस पर, जो सेंटर होगा सेल का, वहां पे अलाइन हो जाएंगे। अलाइन का मतलब होता है वो उस लाइन पर आ जाते हैं, उस लाइन के ऊपर इनका जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। अब देखो क्या होगा, इस रीजन को मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनिशियस साइट लगा हुआ था, इस तरीके से अरेंजमेंट था। इसको क्या नाम दिया था हमने? काइनेटोकोर। प्रोटीनिशियस होता है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं। और सेंट्रोसोम क्या हुआ था? अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही बात है ना, बोला था, एक ही तरह से याद कर लेना। यहां पे अपने पास कौन है? ये सेंट्रियोल है या फिर सेंट्रोसोम है। अब क्या होगा कि ये काइनेटोकोर से क्या करेगा? इस चीज को ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइनिंग कुछ ऐसी होगी बच्चा, ज्वाइनिंग क्या कुछ ऐसी हो जाएगी, इधर से फाइबर, इधर से फाइबर, इधर से फाइबर और इधर से फाइबर। क्या फाइबर अपने ज्वाइन होने स्टार्ट हो गए? अब देखो एक चीज, यहां पे मैंने बताया था एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे में कंफ्यूजन हो रही थी बार बार, बहुत देखो बेटा, एस्ट्रल रे में दिक्कत मत सोचो। ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल भी तो किसी ना किसी तरीके से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना सेल के। भाई, जो सेल का मेम्ब्रेन, जो पिंक लाइन बनाया मैंने बॉर्डर, ये पिंक लाइन का जो बॉर्डर है, ये किसी ना किसी पार्ट से सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है। तो जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब सेंट्रियोल जिससे गाइड हो रहा है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? रेज। एस्ट्रल का रेज, एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल का मतलब पता है क्या होता है? स्टार, तारा। तो तारे जैसे शेप के होते हैं वो, शेप की वजह से इसको एस्ट्रल बोला गया। जैसे इस स्टारफिश का नाम क्या है? एस्ट्रियासिस। तो एस्ट्रियासिस वर्ड का मतलब ये होता है तारा, लूनर का मतलब चांद, एस्टर का मतलब तारा। तो इस रे को क्या बोलोगे? एस्टर। तो मुझे एस्ट्रल रे कहां फॉर्म होता है? तो सेंट्रियोल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और यहां से कौन सा फाइबर ओरिजिनेट होता है? स्पिंडल फाइबर। तो ये कौन सा फेज हो गया बच्चा? इसमें लिखवा दिया था, ये कौन सा फाइबर है? स्पिंडल फाइबर है एक तरह का। अच्छा, इसका काम क्या है? होल्डिंग क्रोमोसोम, होल्डिंग क्रोमोसोम फ्रॉम द सेंटर with the attachment of kinetochore, with the attachment of kinetochore। ठीक है बच्चा, ये क्या अपने पास? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हुआ था? बिल्कुल, डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ था, हाँ या ना बताओ। और लोकेशन क्या था डुप्लीकेशन का? साइटोप्लाज्म में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अरे बच्चा बताओ, क्या स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सर, अगर यहाँ ना होता कभी स्पिंडल फाइबर जनरेट ही नहीं होता अपने पास। उसके बाद ये जो दो है हमारे पास, ये मैंने कहा था सेंटर से डिवाइड कर दो, आप इसको यूं डिवाइड करो। अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करोगे ऐसे, इस पूरे सेल को इस तरीके से सेंटर से डिवाइड करो, यहां से एक सेंटर और यहां से एक सेंटर, हाँ मतलब एक ही सेंटर होगा, मैंने ऊपर नीचे बनाया इसलिए मेरे को दो बार दिखाना पड़ रहा है इसको। तो अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा है जो ऊपर का दिख रहा है? और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास? क्रोमैटिड्स। क्या बोलोगे इसके? क्रोमैटिड्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? क्रोमोसोम अगर एक है तो क्रोमैटिड कितने होंगे? हमेशा दो होंगे, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये जो रेस बनाए, इस रेस को क्या बोलोगे? एस्ट्रल रे। एस्ट्रल वर्ड का लॉजिक क्या है? सिंपल, स्टार शेप, तारे जैसा दिखता है, बस ये लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, है ना। बाकी रेड कलर का जो बनाया ये कौन सा है? काइनेटोकोर, जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर लाइक काइनेटोकोर। और ये पूरा एरिया जो है बच्चा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये क्या एक हमारे, क्या ये पूरा एरिया बच्चा बताओ जरा, क्या एक प्लेट जैसा है? एक ही एक्सिस में अलाइन हो रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? कौन सा प्लेट? मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। और यहीं पे सबसे अच्छे क्रोमोसोम्स को हम लोग देख पाते हैं। क्या क्रोमोसोम को सबसे बढ़िया तरीके से यहीं पे देख पाते हैं, इसीलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट टू स्टडी क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, उसके सबसे बेस्ट फेज कौन सा होगा? अपना मेटाफेज। और ये फेज कौन सा है बच्चा? मेटाफेज। इस फेज को हम क्या बुलाएंगे? मेटाफेज बुलाएंगे बच्चा, है ना। इसको अच्छे से जो है याद कर लेना सब, कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कौन से फेज हैं? प्रोफेज हैं, दोनों इकट्ठे क्या बोलोगे आप इनको? प्रोफेज। ये आपके प्रोफेज हैं। और प्रोफेज में भी कौन कौन से हैं ये लोग? ये याद रखना कौन से अर्ली हैं और कौन से लेट हैं। ये वाले कौन से हैं? अर्ली। ये वाले कौन से हैं? लेट। अर्ली लेट का डिफरेंस क्लियर है? ये है अर्ली प्रोफेज और ये है अपना लेट प्रोफेज, याद रहेगा।
बोलो बच्चा, अर्ली लेट, ठीक है। तो ये पूरा जो टॉपिक है बोर्ड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कहते हैं ना मेजर टॉपिक है। इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? याद करना है। चलो एक बात बताओ, अर्ली और प्रोफेज में डिफरेंस, लेट में, अर्ली और लेट में। यहां डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड और यहां पे कंप्लीटेड। ऑर्गेनेलिज जो थे मेजर, यहां से खत्म होने स्टार्ट होते हैं और यहां के खत्म हो चुके होते हैं। प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम अभी कंडेंसेशन कर रहे होते हैं, इंटरवाइंडिंग इनका चल रहा होता है, ठीक है। और यहां आते आते ये क्रोमोसोम का शेप धारण कर चुके होते हैं, लेकिन यहां पर इनका काम चल रहा होता है। बस ये सिंपल सा डिफरेंसेस है, याद रहेगा। इस पूरे टॉपिक में किसी कोई दिक्कत? क्या हम एनाफेज पे बढ़ जाएं बेझिझक, क्योंकि यहां तक की बातें अपन कल भी डिस्कस कर लिया था। आइए, सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी प्यारा टॉपिक है एनाफेज। सर एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज देखिए, एनाफेज बहुत ही सिंपल फेज है बच्चा। सिंपल क्यों है बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस पूरे फेज में ज्यादा कोई कांड देखने को नहीं मिलेगा। इस फेज में जो सबसे मेजर चीज होता है, ये ध्यान रखेंगे, इस फेज में हम लोग, ये मक्खी क्यों आजू बाजू घूमती है? ये तो मक्खी का सीन याद आता है मूवी का ना। मेरी एक्स तो नहीं है? हाँ, कह रही है कि सीधा सीधा बोलो, नहा के नहीं आए हैं। एक बात बताओ मेरा नाम सूभी नहीं है। शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। अब यहां देखो, हम कहां कुछ बोला यहां देखो, एनाफेज जो है बच्चा, अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो कहां करोगे? मेटाफेज में। लेकिन शेप की स्टडी करनी है एनाफेज। मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत। मॉर्फोलॉजी एम से मॉर्फो और एम से मेटा, एना का शेप। अब देखो, सबसे पहले कथा क्या है, कथा बताया हम आपको। कथा सुनिए जरा ध्यान से, कथा सुनते हैं। देखिए भाई, अपने पास फिर से सेल आ गया, बोलो कुछ पूछ रहे हो? तो कथा शुरू करने से पहले कुछ और बातें आपको बतानी पड़ेगी मुझे। जैसे देखो, ये क्या है? ये क्या है बच्चा? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ये भी क्या है आपके पास? क्रोमोसोम है। देखिए अपने पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने आपको बड़ी डिटेल बताया था, आप लोग इधर ध्यान देंगे कि अपने पास अगर मैं सेंटर से इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक सेंटर से इनको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? देखो, होगा कुछ ऐसा कि ये वाला जो हिस्सा है अपना, एक साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ये वाला हिस्सा एक साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इनको भी क्या बोलोगे? क्रोमेटिड। क्या ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर के हिस्सा थे? तो क्या ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर लगेंगी? क्योंकि सगी थी, खास थी, सेम पार्ट से ही डिवाइड हुई थी ये लोग। सेम वही बात अगर मैं ये बोलूं कि क्या ये भी एक क्रोमेटिड है सर? क्या सर ये भी एक क्रोमेटिड है, लेकिन ये लोग कौन से होंगे एक दूसरे के लिए? नॉन सिस्टर होंगे। ये चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना। सेम सेंट्रोमियर के अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली क्या होंगे? सिस्टर। और अगर डिफरेंट सेंट्रोमियर से डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन सिस्टर कहलाएंगे। अरे हाँ या ना बोलो बच्चा। अब एक और बात ध्यान दे बाबू, आप लोग जरा इसको अच्छे से सुनेंगे। अपने पास अगर मैं बोलूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो तो कितने क्रोमोसोम दिखेंगे तुम्हें? एक। लेकिन अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड के लेवल पे बात करो तो एक क्रोमेटिड ऊपर और एक क्रोमेटिड नीचे। तो अगर क्रोमोसोम एक है तो क्रोमेटिड कितना हो जाएगा? हमेशा 2 हो जाएगा। तो क्या अगर बंटवारा लगाना है, अगर हम पीछे वापस आते हैं, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ कहानी थी बंटवारा की। मैंने पहले ही कहा था कि पूरा एम फेज जो है 2 हिस्से में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में इन चारों फेजेस में अपना ध्यान जो होता है वो यही होता है कि कैसे भी पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करो सर, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस को डिवाइड करना। उसके बाद जब एक बार सर न्यूक्लियस डिवाइड कर देगा ना सर, तो उसके बाद किसको डिवाइड कर देना? सेल को, ताकि एक कंटेंट बाकी दोनों सेल में बराबर बराबर क्या हो जाए? बट जाए। तो यहाँ पिताजी के पास बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वो कैसे डिवाइड करें। तो उन्होंने अभी तक पिताजी ने बड़ी अच्छी से डिजाइनिंग संभाली। पहले प्रोफेज के अंदर लाए, सारे अपने कंटेंट को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मतलब जितनी भी संपत्ति थी पिताजी के पास, उन्होंने उन पूरे संपत्ति को क्या किया? एक इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जब बंटवारा लगता है घरों में, जब पिताजी को अपने बच्चों के अंदर वैसे अपने बंटवारों को बांटना होता है, तो वो पूरे संपत्ति को एक जगह लाकर रख देते हैं। उसके बाद उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितनी संपत्ति किसको कितनी देनी चाहिए और क्या इसका इक्वल बंटवारा होगा। तो सेम बात है, यहाँ पे संपत्ति को इकट्ठा किया जा रहा है। पहले तो ये संपत्ति को कहां रखा गया था? पेटी के अंदर। फिर पेटी को धीरे धीरे खोला गया, फिर पेटी खुलते सारी संपत्ति बाहर आनी स्टार्ट हो गई। फिर संपत्ति को ऐसे डिवाइड किया गया, ऐसे डिजाइन किया गया कि इसको हम ऐसे बांटे कि बराबरी के हिस्से में ये क्या हो जाए? बंटना स्टार्ट हो जाए। तो संपत्ति था पेटी में, संपत्ति को पेटी खोल के निकाला, सारे संपत्ति साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। अब संपत्ति को अपने को क्या करना है बच्चा? बांटना है। संपत्ति को क्या करना है? बांटना है। अब नेक्स्ट स्टेप में बांटने वाली बात आती है, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चा? एनाफेज। और इस बांटने के दौरान ही हमने अपने को क्या दिख जाएगा? शेप दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम का शेप होता कैसे है और शेप है तो है कैसा शेप है? नहीं समझे मेरी बात? सबसे पहले समझ में आया कि नहीं? अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो क्या बोलूंगा? मेटाफेज। मेटाफेज में सिर्फ मॉर्फोलॉजी दिखेगा कि भाई क्रोमोसोम कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी तमाम चीजें, क्रोमोसोम मोटा है कि नहीं है, कंडेंसेशन ढंग से हुई है कि नहीं है, ये तमाम चीजें मॉर्फोलॉजिकली वो आप मेटाफेज में देख लोगे। लेकिन अगर आपको शेप दिखना है कि सर किस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, मूवमेंट किस शेप में हो रही है, रहता किस शेप में है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपकी हालांकि देखो शेप वर्ड भी कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी का ही हिस्सा है, लेकिन क्या हर मॉर्फोलॉजी तुम्हें शेप बता देगा? नहीं ना। शेप के लिए तुम्हें थोड़ा डिटेल अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? समझे ना?
अब देखो ये येलो वाला क्रोमोसोम था, अब यहां देखो क्या होता है बच्चा, यहां पे अपने पास येलो वाला क्रोमोसोम था इस तरीके से, तो जो येलो वाला क्रोमोसोम होगा वो इस तरीके से क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। फिर तो दूसरा येलो वाला होगा वो नीचे की तरफ क्या करेगा बच्चा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज पर्पल वाला भी जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, और दूसरा पर्पल वाला जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्रोमोसोम जो आपकी स्प्लिट हो गए, पहले तो क्या हुए, स्प्लिट हुए। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर से डिवाइड हुए। तो अब मत बोलना कि क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअल में किसका मूवमेंट हो रहा है, क्रोमैटिड का मूवमेंट हो रहा है। क्रोमोसोम का मूवमेंट तो हो गया, टूट गया भाई, अब तो क्रोमैटिड बोल सकते हो तुम ना अच्छे से। तो ये क्रोमैटिड का मूवमेंट हुआ बच्चा। ऊपर अभी भी कौन मस्त संभाल रहा है इन लोगों को, कौन गाइड कर रहा है, कौन है, अपना सेंट्रोसोम मस्त गाइड कर रहा है। क्या सेंट्रोसोम किससे गाइड हो रहा है, कौन से रेस से, एस्ट्रल रेस से, वो अपना एस्ट्रल रेस से गाइड हो रहा है, ऊपर की तरफ में एस्ट्रल रेस से गाइड हो रहा है। और ये इन लोगों को किससे गाइड कर रहा है, एक फाइबर से गाइड कर रहा है। किससे गाइड कर रहा है बच्चा, फाइबर, और उस फाइबर का नाम क्या है बच्चा बताइए, स्पिंडल फाइबर। तो यहां से इसको गाइड कर रहा, यहां से इसको गाइड कर रहा, और यहां से इसको गाइड कर रहा। नहीं आई बात समझ में? सर एक बात बताओ ना सर, सवाल ये है सर कि ये जो आपने करा है ये काम, ये क्यों ऐसे शेप में करा है, क्या ये काम ऐसे नहीं हो सकता था, क्या ये चीज ऐसे नहीं हो सकता था क्या, जरा एक बार देखो, क्या ये चीज ऐसा संभव नहीं था कि ये ऐसे आ जाए और ये चीज ऐसे हो जाए, या फिर ये चीज ऐसे हो जाए ऐसे और ये चीज ऐसे हो जाए। क्या ये जो करा अपने सर, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मतलब ये चीज ऊपर की तरफ क्रोमैटिड हम नीचे तरफ क्यों नहीं कर सकते, यहां ऊपर है हम नीचे तरफ क्यों किए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये चीज क्यों नहीं किए, क्योंकि सारा काम है काइनेटोकोर का। स्पिंडल फाइबर किसके पर कंट्रोल जमा सकता है, काइनेटोकोर पे। तो काइनेटोकोर तो स्पिंडल फाइबर के साइड होगा ना। अगर यहां पे काइनेटोकोर नहीं होता तो ये खींचा कैसे जाता, यहां पे काइनेटोकोर नहीं होता तो इसको खींच कैसे सकते थे तुम। तो काइनेटोकोर है ना जो उसको खिंचवा रहा है बच्चा। अगर मैं किसी बच्चे को, जैसे इस बच्चे को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, तो जो मेरा अटैचमेंट है जहां पे, मैं तो उसको ही बोलूंगा, उसको ही देखूंगा। अब मैं पकड़ के अगर यहां खींचूंगा तो वहां मूव करना थोड़ी ना स्टार्ट कर जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, ये समझ आया कि नहीं आपको, एनाफेज क्यों बोला क्या। अब इसी दौरान जो बच्चा सुनिए, अब इसी दौरान क्या होगा, इस फेज के दौरान क्या होगा कि अपने पास शेप दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, शेप। तो क्रोमोसोम के टोटल कितने शेप दिखेंगे अपने को, 4 टाइप के, 4 टाइप के शेप दिखेंगे। एक वी, एक एल, एक जे और एक आई। कितने तरह के शेप दिखेंगे बच्चा, 4, वी एल जे आई। इसको याद कर लोगे वलजाई, क्या याद रखोगे, वलजाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है शेप ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर क्वेश्चन। वी ऐसे वी, उसके बाद क्या है एल, उसके बाद जे, और उसके बाद आई को आई की तरह ही दिखाना, ठीक है। उसके बाद और इसका चलो नाम बताते हैं। इसका नाम है, वी का होता है मेटासेंट्रिक। क्या नाम होता है बच्चा, मेटासेंट्रिक। हाँ बोलो, कॉल आ रहा है। मेटासेंट्रिक। एल का मतलब क्या होता है बच्चा, सब मेरा, सब मेटा सेंट्रिक। जे का मतलब होता है एक्रो सेंट्रिक, और आई का मतलब होता है टीलो सेंट्रिक। तो अपने पास कितने शेप हो गए बच्चे, 4 तरह के। यही 4 शेप में अपना क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप, के शेप। वाह, है ध्यान कहां है पढ़ाई में। वी एल जे और ये आई। अरे बात समझ में आई ना, क्लियर है। अब आखिरी में चले, अब बताता हूं क्या होता है इंटरेस्टिंग। अब लास्ट अपना समापन हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या है, जब एनाफेज में थे हम लोग, तो एनाफेज में इधर ध्यान दो, ये काम तो हो गया अपना, इधर ये काम हो गया। अब इस पूरे सेल को कितने बंटवारा करना है, 2 में। तो एक पूरा कंप्लीट जो होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा फील करो, देखो इधर देखो बच्चा, सुनो। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कुछ ऐसे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ यहां बनना स्टार्ट होगा ऐसे, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहां इस तरीके से, मतलब इसके ऊपर वाले साइड में बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो मैंने सेल के बाहर दिखाया आपको, लेकिन एक्चुअली कहां होगा, सेल के अंदर। मतलब जो जो कांड तुमने प्रोफेज में किया था, टीलोफेज में आके उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। प्रोफेज में क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व, डिसइंटीग्रेट, वापस आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या कहता है, ऑर्गेनेल को गायब, सारे ऑर्गेनेल वापस बुला लोगे। मतलब जो जो तुमने काम को बंद कर दिया था, वहां पे जाते जाते इस काम को वापस क्या कर देना, तुम्हें चालू कर देना है। तो नेक्स्ट फेज आते आते सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा, अपने पास 2 न्यूक्लियर ऐसे बनेंगे, 2 इस तरीके से, इस तरीके से न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया हमारे पास, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपना पूरा का पूरा जेनेटिकल कंटेंट क्या होगा, फिर से आके भर जाएगा। एक जेनेटिकल कंटेंट यहां पे, अच्छा येलो बनाया था अपने ने, येलो से कर देते हैं ताकि वो समझ रहेगा। तो एक न्यूक्लियर कंटेंट यहां के भर जाएगा, और दूसरा न्यूक्लियर कंटेंट जो है यहां के भर जाएगा। सारी ऑर्गेनेल वापस से रिगेन हो जाएंगी, और अगला स्टेप तुम्हारा समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, सेल का साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये पूरा सेल कितने हिस्से में डिवाइड हो चुका होगा, 2 हिस्से में, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। तो एक में देखो जेनेटिकल मटेरियल पहुंच गया होगा, ध्यान देंगे इधर, एक सेल इधर यूं और एक सेल इधर यूं, 2 सेल आपके डिवाइड हो चुके होंगे, और दोनों के अंदर जेनेटिकल कंटेंट भर गया होगा। ये लो येलो वाला जेनेटिकल कंटेंट वाला सेल इधर एग्जिस्ट कर रहा है, और पर्पल वाला जेनेटिकल कंटेंट वाला सेल कहीं इधर पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मतलब ये टीलोफेज है, और ये वाला फेज कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। क्या बच्चा आप लोग को ये चीज समझ आ गया, क्लियर समझ आया अच्छे से, बोलो क्लियर है।
क्या सेल डिवीजन में एम फेज सेल, देखो जो कांड था इधर था भाई, उधर एम फेज में और थोड़ा सा कहां एना में, बाकी टीलो और प्रो एक दूसरे के इनवर्स है। बस खत्म कहानी हो जाना है तुम्हारा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है बच्चा? पूछो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों से, पूछे।